Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is class number 6 of रिवीजन सीरीज। इससे पहले मैं 5 क्लास से ऑलरेडी ले चुका हूं। सो इन सभी पांचों क्लासेस की यानी कि जो 6 क्लासेस इसको भी मिला करके सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली हम इन सभी क्लासेस में क्या कर रहे हैं कि हम इसमें क्लास वाइज क्लास 1 2 3 4 करके हम यूनिट वाइज पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को एग्जाम टारगेटेड कंटेंट को ध्यान में रख करके हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो जितनी भी क्लासेस यहाँ पर रहने वाली हैं कंप्लीटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है यहाँ पर रहने वाली हैं। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को फॉलो करें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है मिनिमम टाइम में एग्जाम टारगेटेड हो जाए, एग्जाम टारगेटेड आपकी रिवीजन हो जाए। जो क्लास नंबर 6 से थोड़ा डिले हो गई क्योंकि कल थोड़ा सा बिजी था, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा हॉस्पिटल और थोड़ा सा इसमें इश्यू हो गया था। तो इस वजह से कल क्लास नहीं आ पाई थी और आज भी क्लास थोड़ा डिले हो गई है। सो कोई बात नहीं, आज अब से जो क्लास है आपको कंटिन्यू बेसिस पे मिलेंगी। सो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आपने अभी तक जानते ही होंगे आप सभी लोग, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सभी की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे हम? आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग, और इस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मूड एंड फिगर, क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन, इसके अलावा फॉलिसीज एंड टाइम। मिला मुझे लगा कि मैं टाइम इस बचे हुए टाइम में पढ़ा सकता हूँ तो मैं आपको प्रमाणाज भी डिस्कस कर लूंगा आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्योंकि टाइम कम है और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कवर करना है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज भी फॉलो कर सकते हो, इस सीरीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज को फॉलो करते हुए भी आप मिनिमम टाइम में अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकते हो। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा था तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफली। आपको फ्लैट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर है। उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो एग्जाम टारगेट हो जाए जून 2025 वाले सेशन के लिए, तो आप 6 मंथ कोर्स इनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट 10 यूनिट्स के लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट, PYQs, PDF नोट्स, MCQ सब कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ पर। और मैं कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे मैं आपको ये भी बता दूं। यहाँ पर आपको पेपर 1, कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। और एग्जाम टारगेटेड 6 मंथ कोर्सेज आप इनरोल करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइस करना है किस तरीके से इनरोल मैं आपको बता दूं। आपको इनरोल सिंपल तरीके से करना है, दैट इज आपको अपने मोबाइल फोन में एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। कूपन कोड है NEW20। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अगेन मैं रिपीट कर दूं, 2 दिन का ऑफर है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में कर सकते हो। जून 2025 के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्टिंग से अच्छे से हो जाएगी। ओके, तो गाइस देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोड एंड फिगर के बारे में। तो सिलोजिज्म क्या होता है इसको समझना जरूरी, तभी आप समझ पाएंगे। देखो गाइस सिलोजिज्म में क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, 2 स्टेटमेंट्स होती हैं प्रेमाइजेस और एक स्टेटमेंट कंक्लूजन कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑल मैमल्स आर क्रिएचर और ऑल डॉग्स आर मैमल्स, इसका मतलब है कि ऑल डॉग्स जो है वो क्रिएचर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई स्टेटमेंट्स गिवन है तो इसको सिलोजिज्म कहा जाएगा, जहां पर 2 स्टेटमेंट जो है वो प्रेमाइजेस हो जाती हैं और एक स्टेटमेंट इन्हीं के ऊपर बेस्ड एक कंक्लूजन हो जाता है, जो जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं। तो 2 परिसर होते हैं और एक निष्कर्ष होता है और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम सिलोजिज्म के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होता है? कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का मतलब होता है स्पेसिफिक सिलोजिज्म, जो एक पर्टिकुलर बात के बारे में बोला जा रहा है। सो अ सिलोजिज्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन एंड कंटेनिंग 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स। अब इसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं और उन टर्म्स को समझना जरूरी है, तभी आप मूड एंड फिगर का आंसर कर पाएंगे और सिलोजिज्म के जो क्वेश्चन है उनका आंसर कर पाएंगे। तो चलो मैं डायरेक्टली आपको टर्म पे लेके चलता हूँ। 3 टर्म होते हैं, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म। जो जो आपका कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन देखो किसी भी स्टेटमेंट में, जैसे मैं खाना खाता हूं, तो मैं मतलब यहाँ पे जो मैं हो गया ना, मैं वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। और खाना खाता हूं तो जो खाना है वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा और बीच में एक वर्ब होती है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट, एक सेंटेंस होता है, एक टेंस होता है, जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो इंग्लिश में। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो कंक्लूजन में ऑल डॉग्स आर क्रिएचर, तो जो डॉग्स हैं वो क्या है? सब्जेक्ट कहलाएगा और यहाँ पर क्रिएचर जो है वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, लास्ट में प्रेडिकेट होता है, 99% केस में ऐसा ही होता है। तो ऐसे देखो यहाँ पर जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होगा यानी कि जो लास्ट टर्म होगा कंक्लूजन का, इसको हम मेजर टर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेजर टर्म के नाम से जानते हैं। जो कंक्लूजन के लास्ट में लिखा होता है, दिस इज मेजर टर्म।
और इसी कंक्लूजन के जो स्टार्टिंग में लिखा होता है वो आपका माइनर टर्म होता है, तो जो डॉग्स है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनर टर्म हो जाएगा। मिडल टर्म क्या होता है, जो कॉमन होता है, जो दो स्टेटमेंट में कॉमन होता है, जो प्रीमाइसेस हैं उनमें कॉमन है। तो आप देखिए ऑल मैमल्स आर क्रिएचर एंड ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो यहाँ पर जो मैमल वर्ड है वो क्या है, एक कॉमन वर्ड है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मिडल टर्म। मिडल टर्म जो है वो कॉमन होता है। मैं आपको दोबारा बता दूं एक बार शॉर्ट में, कंक्लूजन के एंड में जो होता है वो मेजर टर्म होता है। इसके अलावा जो फर्स्ट कंक्लूजन के जो फर्स्ट वर्ड होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो आपका माइनर टर्म होता है। और जो दो स्टेटमेंट में जो प्रीमाइसेस वाली जो दो स्टेटमेंट्स हैं इसमें जो दो टर्म कॉमन होते हैं उसको हम मिडल टर्म के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको ध्यान से समझा दूं, दैट इज कि जो कंक्लूजन है यानी जो क्रिएचर है, क्रिएचर वाला जो वर्ड है वो पहली स्टेटमेंट में होना कंपलसरी है, जरूरी है। और अगर ये स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं लिखी हुई है तो आपको पहले स्टेटमेंट अरेंज करनी पड़ेगी। अगर दूसरे नंबर की स्टेटमेंट पहले लिखी हुई है और देन बाद में ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। ये रूल है, थंब रूल है, आप सीख लीजिए इस चीज को, तभी मोड एंड फिगर कर पाएंगे आप लोग। जब क्रिएचर लिखा है कंक्लूजन में तो ये जो कंक्लूजन वाला वर्ड है ये आपके फर्स्ट स्टेटमेंट में आना कंपलसरी है, जरूरी है। और नहीं है तो हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और क्योंकि हम इसको मेजर टर्म कहते हैं इसीलिए हम पहले वाली स्टेटमेंट को मेजर प्रीमाइस कहते हैं। और जो आपका डॉग है इसको हम, जो पहला होता है ना कंक्लूजन का वर्ड, इसको हम माइनर टर्म कहते हैं। इस वजह से जो डॉग वाली जो स्टेटमेंट होती है ये आपकी माइनर प्रीमाइस कहलाती है। तो ये मेजर प्रीमाइस हो गया, ये माइनर प्रीमाइस हो गया, और ये आपका कंक्लूजन हो गया। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो प्रीमाइस होते हैं दो होते हैं ना, प्रीमाइस मतलब कि जिनके बेस पर आपके कंक्लूजन ड्रॉ किया जाना है। तो इन दोनों लाइनों के बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा, तो इन दोनों को प्रीमाइसेस कहा जाता है। अब जिसमें मेजर टर्म है वो आपकी मेजर प्रीमाइस है, और जिसमें माइनर टर्म है वो आपकी माइनर प्रीमाइस कहलाएगी। सिंपल सा है। चलो हम आगे आपको थोड़ा समझा देते हैं और डिटेल में, मतलब इसी के जो रूल्स हैं। ये जैसे मैंने बोला कि जो मेजर टर्म है, जो मेजर प्रीमाइस है वो पहले नंबर पे होना जरूरी है, और इसीलिए हम इसको पहले नंबर पे रखते हैं। जो स्टेटमेंट होती है, कौन सी स्टेटमेंट पहले नंबर पे आती है, जहां पर मेजर टर्म होता है, ये पहले नंबर पे आती है। तो बस इतनी सी बात है, ये कहानी आपको याद रखनी है, नहीं तो फिर क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं मूड की, कि मूड कैसे पता लगाना है। आप देखो गाइस, मूड पता लगाने के लिए आपको AEIO को समझना पड़ेगा, तभी आप मूड का पता लगा सकते हैं। अब ये AEIO क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस दुनिया में चार तरह की बातें होती हैं। पहली, ऑल SRP, मतलब पॉजिटिव बात बोली जा रही है, अफर्मेटिव है ये, मतलब पॉजिटिव बात बोली जा रही है, सकारात्मक बात है। और यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब ऑल, ऑल का मतलब हो गया यूनिवर्सल, सारे। जैसे मैं बोलूं ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो दुनिया में जितने भी डॉग हैं सारे के सारे एनिमल कहलाएंगे, ये सुनो। तो ये जो स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर एनिमल, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव वाली सेंटेंस है, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल SRP। ठीक है, दूसरी आती है आपकी नो SRP, मतलब एक भी एस जो है वो पी का पार्ट नहीं है। जैसे मैं बोलूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये बोलूं कि ऑल ट्रीज जितने भी दुनिया में पेड़ है आर नॉट एनिमल, ऑल ट्रीज आर नॉट एनिमल, मतलब दुनिया में एक भी पेड़ एनिमल नहीं है। तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट है जिसमें हम ऑल की बात कर रहे हैं, नो SRP, मतलब एक भी एस पी में नहीं आता है, इसको हम यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं, इसको हम ई से रिप्रेजेंटेट करते हैं। सम SRP, कुछ एस जो है वो पी में आते हैं, ये आपके पर्टिकुलर अफर्मेटिव का पार्ट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव तो है लेकिन कुछ विशेष पार्ट। जैसे मैं बोलूं कि मैंने इसका एग्जाम्पल क्लास में भी लिया था कि मैं आपसे शादी करूंगा, कन्फर्म है मैं आपसे शादी करूंगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। मैं आपसे शादी कर सकता हूं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी आ गई, इसका मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो गया, वो है ना, विशेष पार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। और एक लास्ट होता है दैट इज सम एस आर नॉट पी, कुछ एस के जो पार्ट है वो पी में नहीं आते हैं, तो ये इसको कहा जाएगा पर्टिकुलर नेगेटिव, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार तरह की स्टेटमेंट हो गई, AEIO। ए का मतलब है ऑल SRP, ए नो SRP, ई AE, और सम SRP आई हो गया, और सम SR नॉट पी हो गया। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि दो स्टेटमेंट पॉजिटिव होती हैं, दो स्टेटमेंट नेगेटिव होती हैं। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इसको हम A और I से रिप्रेजेंट करते हैं। और दो नेगेटिव होती हैं, यहाँ पर भी नो आ रहा है और यहाँ पर भी नो आ रहा है, इसको हम E और O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से भी आप याद रखिए इस चीज को, क्योंकि ये याद नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप मूड का पता नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ऑल मैमल्स आर क्रिएचर, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो कंक्लूजन गिवन है ऑल डॉग्स आर क्रिएचर।
अब मैंने आपको बताया था कि मूड का पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहता है कि जो कंक्लूजन का लास्ट टर्म है क्रिएचर, वो आपका पहली स्टेटमेंट में होना कंपलसरी है। तो पहले स्टेटमेंट में है ये वाला जो टर्म है पहले स्टेटमेंट में है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में कोई अरेंजमेंट नहीं करना, आपको क्वेश्चन सही गिवन है, कोई रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन इजीली इसी से बन जाएगा। अब मूड का पता लगाना है, ये क्वेश्चन मूड का पता लगाने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है पहले PYQs में, इसलिए मैं करवा रहा हूँ इसको रिवाइज। तो मूड का कैसे पता लगाएंगे, आपको सिंपल ये काम करना है, दैट इज पहले स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है, ऑल मैमल्स आर क्रिएचर, ए वाली स्टेटमेंट है ये, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ये भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया, सभी डॉग्स क्रिएचर मैमल्स हैं। और जो कंक्लूजन है ऑल डॉग्स आर क्रिएचर, ये भी आपका ए वाली स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो मूड है वो क्या है, ट्रिपल ए, दिस इज द मूड। बस काम खत्म, 2 नंबर जेब में आ गए हमारे। बस इतनी सी कहानी है, मूड का पता लगा लिया आपने। सोचो कितना सिंपल है, बस आपको इस टेबल को याद रखना है, ये टेबल भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, ताकि आप भूलो ना कि कौन सी स्टेटमेंट को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी से हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं मूड का। नो नो ARC, अब मैंने कहा था कि कंक्लूजन का जो लास्ट टर्म है, जो प्रेडिकेट है, जो मेजर टर्म है, वो आपके पहले स्टेटमेंट में कंपलसरी है। तो यहाँ पे आ रखा है, इसका मतलब क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है सही गिवन है, कुछ नहीं करना, बस डायरेक्टली आइडेंटिफाई करो, काम खत्म। नो BRC, अब यहाँ पर यूनिवर्सल नेगेटिव है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो, AEIO, तो जो E था वो था यूनिवर्सल नेगेटिव वाला। ऑल ARB, सभी की बात हो रही है, इसको हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। और जो कंक्लूजन है नो ARC, यहाँ पर भी कोई भी ए का पार्ट सी भी नहीं आता, इसका मतलब ये भी आपका ई कहलाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, EAE। बस इतना से करना है, काम खत्म, 2 नंबर आपकी जेब में आ गए। एक वाला एग्जांपल देख लेते हैं, सम A आर नॉट सी। अब यहाँ देखो जो सी है वो आपके पहले स्टेटमेंट में होना जरूरी है। अब यहाँ देख लिया कि इस स्टेटमेंट में तो ये गिवन ही नहीं है, सी मेंशन ही नहीं है, इसका मतलब है कि पहले आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज कैसे करेंगे हम, इस वाली स्टेटमेंट में सी गिवन है ना, इसको पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग फटाफट से। देखो ये क्या है, नो CRB, ये पहली स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। और इसको हमें इसको लिखेंगे हम लोग नीचे, ऑल ARB। और कंक्लूजन तो अपनी जगह पे रहेगा, उसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो नो CRB ये क्या है, इसको हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल नेगेटिव है। ऑल ARB ये क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यानी ए पहला टर्म तो इसी से स्टार्ट होता है। सम A आर नॉट सी, ये सबसे लास्ट वाला था, सम भी है और नॉट भी है, सबसे लास्ट वाला है। तो AEIO ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ओ वाली है, तो ये इसका मूड क्या हो जाएगा, EAO। ठीक है, कितना सिंपल है, इजी तरीके से हो गया। बस ये मूड का क्वेश्चन है, अगर मूड का क्वेश्चन बनेगा तो आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं फिगर की। देखो गाइस, फिगर 4 तरह के होते हैं, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर एंड फोर्थ फिगर। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट है, जो पहली स्टेटमेंट यानी कि जो पहला प्रीमाइस का जो पहली स्टेटमेंट गिवन है, दैट इज M जो है P में है, S M में है, और कंक्लूजन जो है S एंड P, दो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ फिगर होते हैं। अब देखो इसमें आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, क्वेश्चन को, यानी कि जो आपका क्वेश्चन गिवन है, ये वाला क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन गिवन है, इसको सबसे पहला काम होगा, पहला स्टेप, कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लगाना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहता है कि जो यहाँ पर कंक्लूजन है, मतलब जो प्रेडिकेट है, जो इनकी जो मेजर टर्म है, ये आपका पहले स्टेटमेंट में आना जरूरी है, बाकी दूसरी स्टेटमेंट हो जाएगी, कंक्लूजन हो जाएगा। बस इतना सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको लगाना जरूरी है। तो फिगर में भी वही काम है, आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आंसर निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। और एम का मतलब है मिडिल टर्म, क्योंकि दोनों में आता है, याद करो। कोई भी बात, किसी भी क्वेश्चन को देखो, उसमें एक मिडिल टर्म जरूर होगा। जैसे यहाँ पर बी कॉमन है, यहाँ देखिए बी कॉमन है ना, यहाँ पर देखिए आप बी कॉमन है, तो कोई ना कोई ऐसा टर्म होगा जो कि दोनों स्टेटमेंट में कॉमन होता है, इसको हम लोग मेजर टर्म के नाम से जानते हैं, सॉरी मिडिल टर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में अगर मिडिल टर्म इस तरीके से गिवन है तो फिगर 1 होता है, अगर मिडिल टर्म इस तरीके से गिवन है तो फिगर 2 होता है, अगर मिडिल टर्म इस तरीके से गिवन है, स्टार्टिंग में गिवन है दोनों स्टेटमेंट में, तो फिगर 3 है। और अगर पहली स्टेटमेंट में लास्ट में गिवन है मिडिल टर्म और सेकंड स्टेटमेंट में पहले गिवन है, इस तरीके का फिगर बन रहा है, तो आपका फिगर 4 है। तो ये 4 ही फिगर है, आपको इस तरीके से याद रखने हैं। क्वेश्चन अगर बनेगा तो 4 फिगर के ऊपर ही बनेगा। वैसे एक फिगर के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस कम रहते हैं, मूड पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मूड आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया है, और फिगर भी ईजी है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में, आप इजिली समझ जाओगे। देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। देखो नो BRC, ऑल ARB, कंक्लूजन क्या है, नो ARC।
अब कंक्लूजन के अकॉर्डिंग पहले आपको चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है नहीं है। तो कंक्लूजन था कि जब सी यहाँ पर गिवन है ना, मतलब जो आपका मेजर टर्म है लास्ट में गिवन है, ये आपके पहले स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट में है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट है वो सही से गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो यहाँ पर कॉमन टर्म है दैट इज बी, ये आपका मिडिल टर्म कहलाएगा, और मिडिल टर्म ही डिसाइड करता है कि फिगर कैसा है। 4 फिगर होते हैं, फिगर 1 2 3 4। तो आप देखेंगे जो मेजर टर्म है, सो जो मिडिल टर्म है वो इस तरीके से गिवन है, ये वाला फिगर बन रहा है ना। मतलब मैं लेके चलता हूं आपको पीछे, ये देखिए इस तरीके से बन रहा है ना भाई, ऐसे तो बना था ना ऐसे करके। तो इसका मतलब है फिगर वन इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन का फिगर कैसा है, इस वाले क्वेश्चन का फिगर है आपका फिगर 1, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म ऐसे बन रहा है। इसका देख लेते हैं, सम ए आर सी। अब सी जो है वो आपका पहले स्टेटमेंट होना जरूरी है, तो इस स्टेटमेंट में गिवन है ना, इसका मतलब आप चेक करेंगे हम लोग मिडिल टर्म भी यहाँ पे देखो, मिडिल टर्म भी ऐसे गिवन है, इसका मतलब ये भी क्या है, फिगर 1 बन रहा है, यहाँ पे भी फिगर 1 बन रहा है। और लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है इसमें देखिए सम ए आर नॉट सी, यहाँ पर सी जो है पहले स्टेटमेंट में चाहिए जो कि नहीं है, तो पहले मैं अरेंज करना पड़ेगा, इसको अरेंज करो फटाफट से। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है ऊपर आ जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट नीचे आ जाएगी। आप दोनों ही स्टेटमेंट में देखिए कॉमन वर्ड क्या है, कॉमन है बी, जो कि एक मिडिल टर्म है। और मिडिल टर्म देखिए स्टेटमेंट के एंड में गिवन है, स्टेटमेंट के एंड में गिवन है। मिडिल टर्म इस तरीके का फिगर बन रहा है कि स्टेटमेंट के एंड में है ना। तो अब देखो मैं लेके चलता हूं आपको स्टेटमेंट के एंड में, स्टेटमेंट के एंड में देखो यहाँ पर ये रहा मिडिल टर्म, स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों के एंड में गिवन है, तो फिगर 2 बन रहा है। और दोनों स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में गिवन होता है मिडिल टर्म, तो आपका फिगर 3 बन जाता। और अगर इस तरीके से मिडिल टर्म गिवन होता तो आपका फिगर 4 बन जाता। तो बस इतना सा काम करना है आपको, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मिडिल टर्म किस तरीके से गिवन है। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज करना है, उसके बाद फिर हमें मिडिल टर्म का पता लगाना है। मिडिल टर्म का पता लगते ही आपका फिगर पता चल जाएगा, फिगर जो है वो किस तरीके का है। बस इतना से काम करना है, मोड एंड फिगर आपका जो टॉपिक है फिनिश हो गया। मैं इसको जस्ट रिवीजन के पर्पज से करवा रहा हूँ इतनी स्पीड से, नहीं तो अगर आप पूरी क्लास करेंगे, पूरा कोर्स लेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, तो आपको डिटेल बेसिक से पढ़ाऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से कि ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सब कुछ ही। लेकिन क्योंकि हम रिवीजन के पर्पज से कर रहे हैं, इस वजह से मैं स्पीड से मैक्सिमम टॉपिक मिनिमम टाइम में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन। टॉपिक कौन सा है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन। यहाँ से भी 99% चांस है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में, क्योंकि हर साल हर बार बनता है, तो इस बार भी बनेगा। तो चलो फटाफट से इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। इस टॉपिक को भी समझने के लिए ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, स्क्वायर, ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसमें भी आप देखेंगे कोने पे AEIO है। तो अगर आपको AEIO चारों स्टेटमेंट क्लियर है तभी आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर 4 तरह की स्टेटमेंट होती है AEIO। ऑल SRP जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए कहलाती है, नो SRP यानी यूनिवर्सल जो नेगेटिव है, यानी एक भी नो जो है एस जो है पी का पार्ट नहीं है, तो वो ई कहलाती है। सम SRP पर्टिकुलर अफर्मेटिव होते हैं वो आई में आते हैं। सम SR नॉट पी, कुछ नॉट पी, तो ये क्या पर्टिकुलर नेगेटिव ओ बन जाता है। 4 स्टेटमेंट है, चारों को समझ लीजिए AEIO। इतना सही काम है, इसको याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो। अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो चारों को अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तभी समझ पाओगे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन। तो चलो फटाफट से हम क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन समझ लेते हैं। देखो गाइस यहाँ पर जो हम अगर ए का रिलेशनशिप ई के साथ बनाएंगे, मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो कि ए वाली स्टेटमेंट है उसका रिलेशनशिप बना रहे हैं हम लोग ई के साथ, तो वो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉन्ट्रेरी कहलाती है। अब देखो गाइस ए का ई के साथ हम लोग बना रहे हैं, मतलब ए का ई के साथ अगर इनका आपस में रिलेशनशिप बन रहा है, जैसे ऑल SRP और मैं कह रहा हूँ नो SRP, तो अगर इस तरीके की कोई स्टेटमेंट गिवन है तो इन दोनों स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रेरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रेरी कहा जाएगा। तो इसलिए आपको इस वाले स्क्वायर को याद रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि ये जो 4 AEIO ये अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। ये ऐसे मत कर देना कि ए यहाँ पे लिख दिया, ई यहाँ पे लिख दिया, नहीं, ई यहाँ पे नहीं आ सकता, ई यहीं पर ही रहेगा और आई यहाँ पर रहेगा, ओ यहाँ पर रहेगा। ऐसे जेड बनाना है आपको, AEIO ऐसे करके जेड बनाना है, जेड करके ना, AEIO करके, तो फिर आप नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है, ए का ई के साथ रिलेशनशिप बनाओगे तो कॉन्ट्रेरी, आई का ओ के साथ बनाओगे तो सब कॉन्ट्रेरी, ए का ओ के साथ ए का ओ के साथ बनाओगे रिलेशनशिप तो कॉन्ट्राडिक्टरी, और अगर ई का ई के साथ बनाओगे, आई का ई के साथ बनाओगे तो भी कॉन्ट्राडिक्टरी, ए का आई के साथ बनाओगे तो सब ऑल्टरनेशन, और ई का ओ के साथ बनाओगे तो वो भी सब ऑल्टरनेशन। तो ये जो वर्ड्स हैं और जो आपका ये डायग्राम है आपको दिमाग में बिठा लेना है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली, मतलब भूल जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं पढ़ने का। तो चलो मैं स्टेटमेंट लिख करके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आप स्टेटमेंट लिखी हुई है,
जो ए वाली स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, ऑल ए आर बी वाली स्टेटमेंट होती है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ई वाली जो होती है वो नेगेटिव होती है, यूनिवर्सल नेगेटिव, यानी कि नो ए आर बी, एक भी बी का पार्ट नहीं है। सम ए आर बी, ये होती है आई वाली स्टेटमेंट, और सम ए आर नॉट बी, वो होती है ओ वाली स्टेटमेंट। तो ये 4 स्टेटमेंट होती हैं, और मैंने सिंबल के साथ इसको यहाँ पर दिखा दिया है। अब देखो, अगर मैं ए का रिलेशनशिप बना रहा हूँ आई के साथ, ए का बना रहा हूँ आई के साथ, तो क्या कहलाएगा, सब ऑल्टरनेट्स कहलाएगा, यानी कि सब अल्टरनेशन भी कह सकते हो। जैसे ऑल ए आर बी, मैं बोलूं कि एक रेडी जो रखी है, रेडी मार्केट में जाते हो, रेडी जहां से सेब लेते हो आप लोग, एप्पल लेते हो, उस रेडी पे 10 किलो सेब रखे हुए हैं। मैं बोलूं कि ऑल ए आर बी, सभी सेब अच्छे हैं, सभी सेब अच्छे हैं। और मैं बोलूं सम ए आर बी, कि कुछ सेब अच्छे हैं, तो ये क्या बात सही है, बात बिल्कुल सही है। मैं बोलूं सारे सेब अच्छे हैं, बोलूं मैं कुछ सेब अच्छे हैं, दोनों बात सही है ना, इसमें नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है, ये सुनो। तो इसका मतलब है कि अगर ए सही है तो बी, यानी कि आई वाली जो स्टेटमेंट है वो भी सही होगी। लेकिन अगर आई वाली स्टेटमेंट सही है, देखो अगर आई वाली स्टेटमेंट सही है तो जरूरी नहीं है कि ए वाली स्टेटमेंट सही होगी। जैसे मैं बोलूं कि सम ए आर बी, कुछ सेब अच्छे हैं, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता, इसके बेस पे मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता कि ऑल ए आर बी, सारे सेब अच्छे हैं। अगर मैं घर पे एक किलो सेब लेकर के आ गया अपने घर पे, तो वो सेब अच्छे जो मैं चुन के लाया हूं, अगर मैं उस 1 किलो के बेसिस पे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दूं, या मेरे घर पे जो भी पर्सन है वो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दे कि जहां से मैं सेब लेकर के आया हूँ वो सारे सेब अच्छे हैं, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कि वहां कुछ सेब खराब हो जिसमें से मैं अच्छे अच्छे सेब चुन करके लेकर के आया हूँ, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर ए सही है तो आई सही होगा ही होगा, लेकिन अगर आई सही है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए भी सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बनाने की बात की जा रही है, रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे हम लोग, सब ऑल्टरनेशन बोलेंगे। तो यहाँ सब ऑल्टरनेशन में क्या होता है, ट्रथ फ्लोज डाउनवर्ड, ये गाइस एफ है, गलती से एस हो गया, ट्रथ फ्लोज डाउनवर्ड, यानी जो ट्रथ है वो नीचे की तरफ आएगा, एंड फॉल्सिटी फ्लोज अपवर्ड, और जो झूठ है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है ना, समझ गया ना। कि सारे सेब अच्छे हैं, भाई सारे सेब अच्छे हैं, इसका मतलब कुछ सेब तो अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ सेब अच्छे हैं इसकी गारंटी नहीं कि सारे सेब अच्छे होंगे, समझ रहे हो। तो ऑल से सम पे तो जाया जा सकता है, लेकिन सम से ऑल पे नहीं जाया जा सकता, गलत चीजें हो सकती है, गलत कंक्लूजन निकाला जा सकता है। इस वाले स्टेटमेंट को कहा जाता है सब अल्टरनेशन। ऐसे यहाँ पर भी होता है नो ए आर बी, कि कोई भी ए जो है वो बी का पार्ट नहीं है, यहाँ बोला जाता है सम ए आर नॉट बी। तो ये जो रिलेशनशिप बनेंगे ये वाले, इसको भी हम सब अल्टरनेट्स कहेंगे, इसको भी सब अल्टरनेट्स कहेंगे, क्योंकि एक जैसे रिलेशनशिप होता है। अब हम बात करेंगे ए की और ई की। अब देखो गाइस, ये मैं रिवीजन के पर्पज से करवा रहा हूँ, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से करवा रहा हूँ, नहीं तो अगर आप क्लासेस देखिए, अगर आपने मेरी कोशिश की तो आप बिल्कुल इजीली समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है क्लासेस में, एक टॉपिक को बहुत ही बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है। सो अगर हम इस तरह की स्टेटमेंट का आपस में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें, दैट इज ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, इसे कहा जाता है कॉन्ट्रेरी। क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रेरी। एटलीस्ट वन इज फॉल्स, इसमें से एक फॉल्स होती है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, दोनों सही नहीं हो सकती, एक तो गलत होगा ही होगा, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट गलत होगी। जैसे मैंने बोला कि ऑल डॉग्स आर एनिमल, ऑल ए का मतलब यार डॉग ले लो, ऑल डॉग्स आर एनिमल, ठीक है। और फिर मैं बोल रहा हूं कि नो डॉग्स, क्योंकि ए जो है डॉग्स है ना, नो डॉग्स आर एनिमल, तो ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ ना। अगर मैंने बोल दिया ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो मैं अब ये नहीं कह सकता दैट नो डॉग्स आर एनिमल, तो ये तो इसमें से एक बात गलत है, या तो ऑल डॉग्स एनिमल है, या तो ये सही है, या तो एक भी डॉग एनिमल नहीं है, तो ये बात सही है। दोनों चीजें एक साथ सही नहीं हो सकती, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बातें हो गई ना, ऑल ए आर बी एंड नो ए आर बी एक दूसरे के अपोजिट वाली बातें हैं, तो इसमें से कोई एक बात ही सही हो सकती है, दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। एटलीस्ट वन इज फॉल्स, इसमें से कोई एक फॉल्स है, एक सही है। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ किस तरह के केस में ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट सही होती है, एक स्टेटमेंट गलत हो सकती है, मतलब एटलीस्ट वन इज फॉल्स, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ऐसा किस केस में होता है, कॉन्ट्रेरी वाले केस में होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना, इस चीज को याद करना पड़ेगा, जो है लिखी हुई बातें इस चीज को याद रखना है, अपने माइंड में ध्यान रखनी है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट इसमें आपका देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी वाला केस कौन सा होता है, जब हम ए का ओ के साथ बनाते हैं या फिर ई का आई के साथ बनाते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं। अब कॉन्ट्राडिक्टरी वाले केस में क्या होता है, अपोजिट ट्रुथ वैल्यू, मैं एक बार समझा देता हूँ तब समझ में आएगा। ऑल ए आर बी, मैंने बोला कि सारे के सारे ए जो है बी का पार्ट है, फिर मैं कहता हूँ सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी का पार्ट नहीं है, तो मैं गलत बोल रहा हूँ ना, सुनने में गलत लग रहा है। पहले मैंने बोल दिया कि ऑल ए, जो ऑल हैं ए के सारे जो पार्ट है वो बी में आते हैं, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि सम ए आर नॉट बी, ये तो गलत हो गया।
मैंने जब पहले ऑल बोल दिया तो सम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाली बातें हो जाती हैं। जैसे मैंने बोल दिया ऑल डॉग्स आर एनिमल, क्या बोला मैंने, ऑल डॉग्स आर एनिमल, और यहां बोल रहा हूं मैं सम डॉग्स आर नॉट एनिमल, तो ये बात गलत हो गई ना। जब मैंने बोल दिया दैट ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो फिर मैं सम डॉग्स आर एनिमल नहीं बोल सकता, चीज गलत हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्टरी वाली चीजें हो जाएंगी, मतलब ये जो स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे ही नो ए आर बी, कोई भी ए जो है बी का पार्ट नहीं है, तो मैं इसको अब ये नहीं बोल सकता दैट सम ए आर बी। जब मैंने पहले ही बोल दिया कि एक भी ए का पार्ट बी में नहीं आता, तो मैं सम ए आर बी नहीं बोल सकता, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। जैसे मैं ये बोलूं दैट ऑल नो फिश कैन फ्लाई, मैंने ये बोल दिया नो, ए का मतलब फिश ले लो, फिश मतलब मछली, नो फिश कैन फ्लाई, एक भी मछली उड़ नहीं सकती। तो अब मैं ये नहीं बोल सकता दैट सम ए आर बी, दैट सम फिश कैन फ्लाई, अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना बिल्कुल भी। जब एक भी फिश उड़ नहीं सकती, मैंने ये बोल दिया, तो कुछ फिश बिल्कुल भी नहीं उड़ सकती है ना। तो ये तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। तो ए का ओ के साथ कॉन्ट्राडिक्शन है और ई का आई के साथ कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, दिमाग में बिठा लो। तो यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट ट्रथ वैल्यू, मतलब जो ट्रथ है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में भी यही होता है कि एक सही होगा और दूसरा सही नहीं हो सकता, अगर एक सही हो गया तो फिर दूसरा सही नहीं हो सकता, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, एटलीस्ट वन इज ट्रू, है ना। और सब कॉन्ट्रेरी वाला जो केस है, सब कॉन्ट्रेरी मतलब अगर आई का रिलेशनशिप में ओ के साथ बना दूं, तो ये केस कहलाएगा सब कॉन्ट्रेरी, लिखा हुआ है सब कॉन्ट्रेरी कहलाएगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, सम ए आर बी, कुछ ए जो है बी का पार्ट है, और मैं बोलूँ सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी का पार्ट नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही हो सकती हैं, बोथ कैन बी ट्रू। यहाँ पर क्या है, बोथ कैन बी ट्रू, एटलीस्ट वन इज ट्रू एंड बोथ कैन बी ट्रू, बट नॉट बोथ फॉल्स, दोनों झूठी नहीं होंगी, दोनों सही हो सकती हैं, और या एक तो सही होगी होगी, है ना। एटलीस्ट वन इज ट्रू और दोनों सही हो सकती है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ये ए है और ये बी है, ये वाला जो पार्ट है वो ए पार्ट है, ये वाला पार्ट बी पार्ट है। तो जो कॉमन पार्ट है दोनों में, आप देख सकते हो कॉमन पार्ट है, तो ये क्या हो गया, सम ए आर बी, जो ए का कुछ पार्ट जो है बी में आ रहा है, आ रहा है, यस सही बोल रहे हो, आ रहा है। और सम ए आर नॉट बी, यानी जो ए का कुछ पार्ट है ये वाला, वो बी में नहीं आ रहा है, तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। सो बोथ कैन बी ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही हो सकती हैं, एटलीस्ट वन इज ट्रू, इनमें से एक बात तो सही होगी होगी, है ना। जब दोनों सही तो एक बात तो सही हो ही सकती है, लेकिन दोनों फॉल्स नहीं हो सकते एक साथ। तो ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखनी है, अपने माइंड में बिठा लो, बस ये चीज है, इतना से क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पर इतना सही है। अगर आपने इस फिगर को अपने दिमाग में बैठा लिया और इनकी रिलेशनशिप याद कर ली कि कौन क्या कहलाता है, बस क्वेश्चन आप इजीली करके आओगे एग्जाम में विदाउट एनी मिस्टेक। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ पीवाईक्यूज का। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इफ द स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, अब ये क्या है, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट मतलब ए वाली आपको स्टेटमेंट गिवन है, इज द ट्रू, ये सही है, ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, यहाँ आगे फॉल्स लिखा हुआ है, वो दिख नहीं रहा आपको यहाँ पे पीडीएफ में, आगे फॉल्स लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो कि फॉल्स है आपको ये बतानी है, या विच कैन नॉट बी फॉलो, ऐसे भी लिखा होता है एग्जाम में, विच कैन नॉट फॉलो, अगर ये फॉलो होती है तो कौन सी स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, और पीवाईक्यूज में ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिले हैं हमें, है ना। तो चलो देखते हैं एक बार कैसा होगा। सो गाइस देखिए, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, मतलब यहाँ पर ए वाली बात बोली जा रही है, और यहाँ बोला जा रहा है नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। मतलब अगर मैंने ये बोल दिया दैट ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो अब मैं ये नहीं कह सकता दैट नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। अगर ये सही है, ये ट्रू है, तो फिर ये नहीं हो सकता, ये फॉल्स होगा ही होगा। याद करो कौन सी स्टेटमेंट है ये ए वाली स्टेटमेंट है, और ये है आपकी ई वाली स्टेटमेंट। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, देखो मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ए वाली स्टेटमेंट के साथ नो ए आर बी, ये वाली स्टेटमेंट, अगर ये सही है, अगर ये ट्रू है, तो फिर ये ट्रू नहीं हो सकता। याद करो मैंने क्या कहा था, कॉन्ट्रेरीज वाले केस में एटलीस्ट वन इज फॉल्स, एक तो झूठा होगा ही होगा। तो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट ये ट्रू है, तो ऑब्वियसली बात है ये फॉल्स होगा ही होगा, कंफर्म है, गारंटी की कि ये फॉल्स होगा ही होगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर आपको ये याद है क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन, तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है। और देख लेते हैं, सो ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सो सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो ये ट्रू होगा। याद करो कौन सी वाली स्टेटमेंट है ये आपकी ए वाली स्टेटमेंट है, और ये वाली कौन सी स्टेटमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है आपकी ए ई आई वाली स्टेटमेंट है ना। तो अगर ए ट्रू है तो आई ट्रू होगा ही होगा। भाई अगर सारे ही इंटेलिजेंट है, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, अगर सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं, तो सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो कुछ तो होंगे ही होंगे। याद करो मैंने कहा था कि अगर रेडी पे सारे सेब अच्छे हैं,
तो कुछ सेप तो अच्छे ही होंगे। अगर ऑल ट्रू है तो सम वाला पार्ट भी ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो ट्रू है। ये फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो गई। अब इसको देख लेते हैं एक बार। सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, कुछ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं है। सो यहाँ पर ए का रिलेशनशिप बनाया जा रहा है किसके साथ, ओ के साथ। सम भी है और नॉट भी है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट भी है जो है ये भी फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि याद करो एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी है। ए का रिलेशनशिप बनाया जा रहा है ओ के साथ, ए का रिलेशनशिप बनाया जा रहा है ओ के साथ, ऑल वाली स्टेटमेंट का सम नॉट वाले के साथ। तो ये क्या मैंने बताया था, याद करो, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, मतलब एक अगर सही है तो दूसरा गलत होगा ही होगा, कंफर्म है। एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये वाले सेंटेंस। ऑल ए आर बी, मैं बोल रहा हूँ सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब गलत हो गया नहीं है। जब ऑल की बात कर रहा हूं मैं तो सम फिर नॉट में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो ये वाली स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। तो इस तरीके से आपको करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अचानक से सीखोगे, अचानक से एक ही दिन में सोचोगे कि मैं एकदम ही आइजैक न्यूटन बन जाऊं, मैं आइंस्टाइन बन जाऊं, तो एक दिन में आइंस्टाइन कोई नहीं बनता। मेहनत करने से, प्रैक्टिस करने से बात बनती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आएंगे। सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये केवल ये ट्रू होगा। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 3 फॉल्स है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो। और यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आपके PYQ का क्वेश्चन एग्जाम में आया, वो क्वेश्चन नहीं है। तो पूछा जा रहा है दैट सम टीचर्स आर नॉट सिंसियर, ये किस तरह का कैटेगरी ऑफ प्रोपोजिशन है, ये किस प्रोपोजिशन का पार्ट है? यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, फिर पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग इसका आंसर इजीली कर पाएंगे दैट यूनिवर्सल नेगेटिव, सम टीचर्स आर नॉट, मतलब सम भी है और नॉट भी है। तो सम वाली जो चीजें हैं वो पर्टिकुलर में आती हैं, और क्योंकि ये नॉट लगा दिया तो नेगेटिव हो गया, यानी पर्टिकुलर नेगेटिव है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया तो एग्जाम में बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। और अगर स्टेटमेंट बना के आ गया जैसे इसमें पूछा हुआ था स्टेटमेंट वाइज, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा आपसे इजीली। बट शर्त ये कि आपको क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पता होना चाहिए। अगर स्क्वायर प्रोपोजिशन भूल गए तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आपको याद रखना है, थोड़ा समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज कर लोगे चीजों को, तो नहीं भूलोगे। अब मैं आपको थोड़ी सी पॉलिसी समझा देता हूँ, क्योंकि पॉलिसीज भी आपके एग्जाम के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। तो चलो फटाफट से हम लोग कुछ पॉलिसीज देखते हैं। हम सिर्फ वही पॉलिसी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसीज बहुत तरह की होती हैं और क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो बस हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो फटाफट से इंपॉर्टेंट वाली पॉलिसीज पढ़ लेते हैं। एड इग्नोरेंटियम, नाम से पता चला कि इग्नोर करने की बात की जा रही है। सो इट इज एन अपील टू इग्नोरेंस, अगर हम इग्नोर कर रहे हैं। दिस पॉलिसी इज यूजुअली कमिटेड बाय अस बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द ट्रुथ, हम यहाँ पर सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं, इस वजह से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। वी टेंड टू कमिट दिस पॉलिसी बिकॉज इट इज नॉट प्रूवन बाय एनीवन टिल नाउ, किसी ने कोई चीज प्रूव नहीं करी अभी तक, इस वजह से इसको हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्याम ने बोला, श्याम सेड टू मोहन दैट ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, कि वो भगवान में बिलीव नहीं करता, ऐसा श्याम ने मोहन से बोला। नाउ व्हेन मोहन आस्क्ड हिम द रीजन, जब मोहन ने पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, so because since failed to give any valid proof of the existence of God, since बोल रहा हूँ science, because science failed to give any valid proof of the existence of God। तो मोहन ने बोला क्योंकि साइंस ने अभी तक इस चीज को प्रूव नहीं किया कि गॉड है, इसलिए मैं गॉड को नहीं मानता। तो यहाँ पर क्योंकि कोई चीज अगर प्रूव नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि चीज होगी नहीं। भाई अगर जुपिटर आपने देखा नहीं, इसका मतलब है कि जुपिटर होगा नहीं। और जुपिटर देखा नहीं है, या आपने मंगल ग्रह नहीं देखा अपनी आंखों से, या कोई ऐसा ग्रह जैसे प्लूटो नहीं देखा अपनी आंखों से, इसका मतलब थोड़ी ना कि प्लूटो होगा नहीं। और कोई चीज प्रूव नहीं है, फिर ये तो चीजें प्रूव हो चुकी हैं, जैसे गॉड का एग्जिस्टेंस तो प्रूव नहीं हो पाया है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि गॉड होगा नहीं। तो और इस तरह की कोई पॉलिसी तो एड इग्नोरेंटियम वाली पॉलिसी कहलाएगी। नेक्स्ट पॉलिसी आपकी एड पॉपुलम, अपील टू पॉपुलैरिटी, नाम से पता चला है कि पॉपुलम मतलब पॉपुलैरिटी की बात की जा रही है। सो यहाँ पर अगर कोई काम सब लोग कर रहे हैं, कोई काम पॉपुलर है, तो उसका मतलब जरूरी नहीं कि वो काम सही हो। So it is a proposition which is accept just because everyone else is accepting the same thing। इसका मतलब it does not guarantee that rightness of that thing। अगर कोई चीज हर इंसान उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज सही होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ एवरीबडी इज ड्राइविंग द कार एट 200 किलोमीटर, अगर हर इंसान 200 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा है हाईवे के ऊपर कार, है ना, so that does not mean it is illegal। इसका मतलब नहीं कि वो चीज सही है। ड्राइव अ कार एट दिस स्पीड इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, वो गलत होगा, है ना। मतलब अगर कोई चीज पॉपुलर है, इसका मतलब चीज नहीं सही, कि इसका मतलब ये नहीं कि चीज सही होगी। जैसे एट प्रेजेंट आप देखेंगे लिव इन रिलेशनशिप आज के टाइम पर क्या है, बहुत पॉपुलर है, बहुत
ट्रेंड में चल रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीज़ सही है। वो चीज़ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है ना। तो अगर हर कोई फॉलो कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो चीज़ सही हो सकता है एथिकली गलत हो वो। तो इस तरह की अगर कोई पॉलिसी है तो वो क्या है, एड पॉपुलम। अगर आप इस तरह के एग्जांपल देते हो अपने मम्मी पापा के सामने कि अगर आजकल हर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और इसी वजह से मुझे भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, तो इसका मतलब है कि आप एड पॉपुलम वाली पॉलिसी को अपना रहे हो, आप इस पॉलिसी के थ्रू एरर कर रहे हो अपनी स्टेटमेंट बोलने में। एड वेरेंकुंडलम, आई डोंट नो कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, ये वर्ड थोड़े से ऐसे ही है। दिस इज कॉल्ड द अपील टू अथॉरिटी। इसका मतलब है कि यहाँ पर अथॉरिटी की बात की जा रही है कि अगर कोई अथॉरिटी आपको बोल दे कि चीज़ ऐसी है तो जरूरी नहीं कि वो चीज़ वैसे ही होगी, मतलब सही होगी वो, है ना। जैसे दीपिका पादुकोण है तो ये क्या है, मतलब एक अथॉरिटी हो गई, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। अगर कोई बोल दे कि लक्स इज ब्यूटी, लक्स इज द सीक्रेट ऑफ माई ब्यूटी, ये बोल दें वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी लक्स से नहाओगे तो गोरी हो जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अगर अगर आप नहा रहे हो लक्स से ये सुन के कि आप भी गोरे हो जाओगे, ब्यूटीफुल हो जाओगे, इसका मतलब है कि आप एड वेरेकुंडलम वाली पॉलिसी को अपना रहे हो। अपील टू अथॉरिटी होती है, जैसे आप अथॉरिटी का मतलब ये हो गया आपके मम्मी पापा आपकी अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी है ना, मम्मी पापा जो है अथॉरिटी है। अगर वो बोल दे कि लव मैरिज बेकार है, नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को फॉलो ही करने लग जाओ कि हाँ सचमुच ही बेकार है क्योंकि वो कह रहे हैं। हो सकता है वो सही हो सकता है सच में बेकार हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो मतलब वहाँ पर पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें आ जाती हैं। और इसी तरह की पॉलिसी का फायदा उठाती हैं एडवर्टाइजिंग कंपनियां। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े अथॉरिटी को लेकर के आते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी आके आपको कहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट का यूज़ करिए, बहुत अच्छा है, तो आप उसको यूज़ करने लग जाते हो कि वो बोल रहे हैं इस वजह से। हो सकता है प्रोडक्ट इतना अच्छा ना हो। या कोई भी एक सेलिब्रिटी आ जाता है, शाहरुख खान आके कहते हैं गुटखा खाओ, तो क्या गुटखा अच्छा है। या अजय देवगन आके कहते हैं गुटखा खाओ, विमला कमला बसंत, विमला बसंत कमला बसंत पता नहीं क्या है, कमेंट करके बताना। कमला पसंद है शायद। वो कहते हैं चलो ये खाओ अच्छा है ना, तो ये क्या अच्छा है नहीं, है ना। तो ये क्या अपील टू अथॉरिटी है, मतलब अथॉरिटी अगर से अपील कर रही है इसका मतलब ये नहीं कुछ चीज़ सही होगी, हो सकता है गलत ही हो। नेक्स्ट आपका हैस्टी जनरलाइजेशन, जहाँ पे आप जनरलाइजेशन गलत तरीके से कर देते हो। सो है ना, सो कमिंग टू द कंक्लूजन विदाउट एनी एविडेंस, आप कंक्लूजन पे आ जाते हो जबकि आपके पास एक कंप्लीट तरीके से प्रूफ, फुल प्रूफ एविडेंस नहीं था। ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका एक मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अगर कोई तंदूर में रोटी लगा रहा है, रोटी बना रहा है तंदूर में, और उस रोटी पे थूक के रोटी सेक देता है, तो चीज़ बहुत गलत है। और वो एक पर्टिकुलर रिलीजन का इंसान है, तो उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से अगर आप ये सोच लेते हो अपने माइंड में कि इस रिलीजन के सारे लोग ही ऐसे करते हैं, सारे लोग ही गलत होते हैं, सारे लोग ही ऐसी रोटी बनाते हैं, तो आप गलत, यानी हैस्टी जनरलाइजेशन कर रहे हो आप इस पॉलिसी, यानी कि एरर। ये पॉलिसी का मतलब होता है एरर, आप अपनी थिंकिंग में एक एरर लेके आ चुके हो जिसकी वजह से आप इस कंक्लूजन को निकाल रहे हो। एक एग्जांपल और लेके समझाता हूँ। एक हॉस्टल है, इस एक हॉस्टल है, हॉस्टल में 100 लड़के रहते हैं। इस हॉस्टल के अंदर से 5 लड़के ऐसे जो कि बहुत नालायक हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। तो इन 5 लड़कों की वजह से अब आप ये कंक्लूजन निकाल देते हो कि जो हॉस्टल है यहाँ के सारे लड़के ही खराब है। तो इसका मतलब है कि आप हैस्टी जनरलाइजेशन वाली पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी सोच में एरर आ गया। एरर का मतलब क्या है, गलत सोच रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि 95 लोग अच्छे हैं, उन 5 लड़कों की वजह से पूरा हॉस्टल बदनाम हो गया। तो इस तरह का कोई अगर जनरलाइजेशन आप कर देते हो छोटी सी इन्फॉर्मेशन को लेकर के, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन को लेकर के आप एक बड़ी सी इन्फॉर्मेशन मान लेते हो कि सही होगी, तो चीज़ गलत हो सकती है और हैस्टी जनरलाइजेशन पॉलिसी उसके अंदर आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, सिंपल सा एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका एड एड होमिनम पॉलिसी। इसका मतलब होता है अगेंस्ट द मैन। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज समटाइम्स कॉल्ड नेम कॉलिंग और द पर्सनल अटैक पॉलिसी। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी अकर्स व्हेन समवन अटैक्स द पर्सन इंस्टेड ऑफ अटैकिंग हिज और हर आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि आप उस पर्सन को अटैक करने लग जाते हो, ना कि उसके आर्ग्यूमेंट को। जैसे आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि नहीं नहीं आपने, आपकी मम्मी नहीं, आपने आपने आपकी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे सुबह से खाना नहीं मिला, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दो। तो मम्मी उस बात का जवाब देने की बजाय कि खाना सुबह से क्यों नहीं बनाया मैंने, इस बात का जवाब देने की बजाय आपसे ये बोलने लग जाए कि तू इतना नालायक है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, कुछ काम हम करता नहीं है और घर पे अनएम्प्लॉय पड़ा रहता है। तो ये क्या है, एड होमिनम पॉलिसी है। मतलब यहाँ पर आपके ऊपर अटैक कर दिया गया आपकी पर्सनल चीज़ों को लेकर के अटैक कर दिया गया कि आप मोबाइल चलाते हो या फिर आप अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हो, घर पे पड़े रहते हो। आपने खाने का पूछा था, उसका आंसर नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर अटैक कर दिया गया, पर्सनल अटैक हो गया आपके ऊपर, है ना। ये चीज़ बहुत
आम बात है ये, मतलब घर पे चीजें बहुत नॉर्मली आपके साथ होती रहती हैं, है ना। सो इफ ए पॉलिटिशियन इज स्पीकिंग वेल, तो मैंने बता दिया एग्जाम्पल, आपको समझ में आया क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। मिसिंग द पॉइंट, मिसिंग द पॉइंट फॉलिसी, इग्नोरेशियो इलेंची। ये क्या होता है? एन इररिलेवेंट कंक्लूजन ऑल्सो नोन एज इग्नोरेशियो इलेंची। और मिसिंग द पॉइंट इज द इनफॉर्मल पॉलिसी ऑफ presenting an argument that may or may not be logically valid and sound but fails to address the issue in question। तो यहाँ पर मतलब है कि आप किसी चीज को मिस कर देते हो, कुछ और ही देखने लग जाते हो, उस केस में इस तरह की पॉलिसी आप अपना रहे होते हो। जैसे कि एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। द मीडिया ऑफन मिस द पॉइंट ऑफ एन इशू सच एज व्हेन दे फोकस ऑन सेलिब्रिटीज क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ देयर चैरिटेबल वर्क। मतलब किसी सेलिब्रिटी के कपड़े देखने लग जाओ कि देखो कितने खराब कपड़े पहन रखे, कितने रिवीलिंग कपड़े पहन रखे, इस बात पे ध्यान दे करके उसको बदनाम कर दो। लेकिन आप इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि वो बहुत चैरिटी करता है, वो इंसान बहुत चैरिटी करता है या करती है, और बहुत सारे ऑर्फन होम को पैसे जाते हैं जिसकी थ्रू जो है वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो मिसिंग द पॉइंट का मतलब है कि जो चीज पर फोकस करना चाहिए था उस पर तो आपने फोकस किया नहीं, दूसरी चीज पर फोकस करके उस बंदे को बदनाम कर दिया। सो मिसिंग द बिग पिक्चर, यहाँ पर इस वाले पॉलिसी में ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करते हो और बाकी चीज को नहीं देख रहे आप। जैसे मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, आपने पूरे जंगल को मिस कर दिया बस एक पर्टिकुलर ट्री को छोड़ करके। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी मम्मी आपसे बोलने लग जाए कि बेटा तू बेरोजगार बैठा है, भले ही तुम 10 घर में 10 तरह के काम कर रहे हो, 10 लोगों की हेल्प कर रहे हो जिसकी वजह से घर इजीली स्मूथली काम चल रहा है घर में, लेकिन क्योंकि आप बेरोजगार बैठे हो एक पर्टिकुलर चीज को देख लिया और बाकी चीजों को आपकी नहीं देखी गई, तो मिसिंग द पॉइंट है। ये जो आप दिन भर बाकी लोगों की हेल्प करते हो वो नहीं दिख रहा, लेकिन आप बेरोजगार हो ये दिख रहा है उनको। तो ये जो है मिसिंग द पॉइंट वाली फैलेसी है, इग्नोरेशियो इलेंची के नाम से इसको जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली पॉलिसीज हैं, इसके अलावा और भी पॉलिसीज होती हैं आपको पढ़ लेनी चाहिए, मैं तो सजेस्ट करूंगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आज की इस क्लास में इन सभी को रिवाइज करवा दिया है आपको। अब हम डिस्कस करेंगे प्रमाणाज, देन हम क्लास को एंड करेंगे। तो गाइस जो प्रमाणाज होते हैं वो होते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब हम नॉलेज को कहाँ कहाँ से गेन कर सकते हैं। इंडियन लॉजिक में ये बोला गया है द मीन्स बाय विच वन ऑब्टेन्स एक्यूरेट एंड वैलिड नॉलेज, मतलब ऐसे मेथड, ऐसे तरीके जिसके थ्रू हम लोग वैलिड नॉलेज को गेन कर सकते हैं इस दुनिया में। तो ऐसे 6 प्रमाणाज होते हैं, 6 प्रमाणाज हैं जिसके थ्रू हम लोग इस दुनिया में नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ये 6 प्रमाणाज आपके सामने लिखे हुए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, अर्थपट्टी, अनुपलब्धि एंड शब्द। तो ये 6 प्रमाणाज हैं जिसके थ्रू आप लोग इजिली नॉलेज गेन कर सकते हो इस दुनिया में। तो पहला क्या है? प्रत्यक्ष। नाम से पता चला प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, जो आपके सामने आंखों के सामने हो रहा है। डायरेक्ट परसेप्शन हो सकता है, फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली कि क्या होता है ये। तो ये जो डायरेक्ट परसेप्शन है ये आपके 5 जो ऑर्गन्स होते हैं ना, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनके थ्रू होता है। जैसे स्मेल कर रहे हो, टच कर रहे हो, फॉर्म यानी आईज आप देख रहे हो, या साउंड सुन रहे हो, या टेस्ट कर रहे हो, तो इसके थ्रू आपका डायरेक्ट परसेप्शन होता है। डायरेक्ट अनुभव जिसको आप कहते हो, हिंदी में अनुभव कहते हैं। अब डायरेक्टली अनुभव ले रहे हो, तो अगर आपने देखा एग्जाम्पल के तौर पर अपनी आंखों से देखा कि शेर ऐसे पानी पीता है ना, मुंह लगा के पानी, जीभ से पानी पीता है चाट चाट के, तो इस तरीके की अगर कोई नॉलेज आप गेन कर रहे हो, देख करके कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, इसका मतलब है कि वो आपकी कौन सी है? डायरेक्ट परसेप्शन है। वो क्या है? अनुभव है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाणा के नाम से जानते हैं। आपने अपनी आंखों से देख के ये सीखा कि चिड़िया जो है 2 पंखों से उड़ती है, चिड़िया अपने 2 पंखों से उड़ती है। तो इस तरह की जो नॉलेज है जो आप गेन कर रहे हो अपनी आंखों से देख करके, वो प्रत्यक्ष प्रमाणा के अंदर आ जाएगी। समझ रहे हो? आई होप आप समझ पा रहे होगे। या आपने देखा कि ट्रेन जब आती है तो बहुत तेज साउंड होती है, बहुत तेज आवाज करती है, तो जब नेक्स्ट टाइम कभी आवाज आएगी वैसी, तो आपको क्या लगेगा कि ट्रेन आ रही है ना। इसका मतलब क्या है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपने अपने कानों से सुना था कि ट्रेन किस तरीके से आवाज होती है, और आपने उसी तरीके की आवाज सुनी कभी नेक्स्ट टाइम, तो आपको लगेगा कि ट्रेन ही आ रही है, क्योंकि आपने पहले इस चीज को सीखा हुआ है, नॉलेज गेन कर रखी है। तो इस तरह की नॉलेज प्रत्यक्ष प्रमाणास कहलाती है। और इनडायरेक्ट परसेप्शन यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि अगर ट्रेन की आवाज आपने आज सुन ली कि आज ट्रेन की आवाज ऐसी होती है, और 2 दिन बाद आपके सामने वैसी आवाज आपको सुनाई देगी, तो आप उसको इनडायरेक्ट परसेप्शन कहोगे। मतलब ये आपकी स्मृति यानी आपकी मेमोरी में सेट हो रखा है पहले कि अगर ऐसी आवाज आएगी तो ट्रेन आती है, तो इसका मतलब है कि अब अगर वैसी आपको आवाज सुनाई देगी तो ट्रेन ही होगी। नेक्स्ट इसमें आता है आपका अनुमान प्रमाणा। अनुमान, इन्फरेंस, इसके अंदर क्या होता है? इसमें हम एक रीजन होता है जिसके बेस पर हम यहाँ पर रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। सो इट इज डिस्क्राइब्ड एज रीचिंग अ न्यू कंक्लूजन एंड ट्रुथ फ्रॉम वन और मोर ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस ट्रुथ। कोई प्रीवियस ट्रुथ आपके माइंड में है जिसकी वजह से आप चीजों को ऑब्जर्व करके उसका कंक्लूजन निकाल पा रहे हो। जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूं, और ये एग्जाम में पूछा भी गया था इसके ऊपर क्वेश्चन।
ऑब्जर्विंग स्मोक एंड इन्फरिंग फायर इज एग्जाम्पल ऑफ अनुमान, मतलब अगर धुआं उठ रहा है इसका मतलब है वहां पे नीचे आग लगी होगी, तभी तो धुआं उठ रहा है ना। और ये आपकी प्रीवियस नॉलेज से आपको पता है। तो यहाँ पे रीजन होता है, कुछ ना कुछ याद रखिए, ये अप्लाइंग रीजन, ये वर्ड आपको याद रखना है कि कोई रीजन आप अप्लाई करते हो जिसके थ्रू आप कंक्लूजन पे पहुंच पाते हो कि वहां पर फायर आग लगी होगी क्योंकि वहां पे धुआं उठ रहा है। इसको हम लोग अनुमान के नाम से जानते हैं, इन्फरेंस। उपमान होता है एनालॉजी, मतलब यहाँ पे आप कंपेयर करते हो, सिमिलैरिटी देखते हो कि क्या सिमिलैरिटी है। इस वाले प्रमाण को हम लोग उपमान कहते हैं। जैसे अगर आपके घर पे जो काऊ है वो दूध देती है, तो अगर आपने जंगल में कोई काऊ देखी तो इसका मतलब क्या है कि वो जंगल वाली काऊ भी दूध देती होगी। क्यों? क्योंकि एनालॉजी है, सिमिलैरिटी है। जैसे पृथ्वी है, आपने देखा पृथ्वी एक गोला है जो घूम रहा है सूर्य के आसपास, सन के आसपास राउंड मारा, चक्कर मार रही है पृथ्वी, है ना। इसका मतलब है जो मंगल ग्रह है वो भी पृथ्वी जैसा ही है, इसका मतलब ये भी चक्कर मार रहा होगा सूर्य के आसपास, यस और नो। तो ये जो है एनालॉजी होती है, मतलब इसमें सिमिलैरिटी हम लोग देखते हैं कि अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब है कि जो इसका रिजल्ट है वो भी सिमिलर ही होगा। नेक्स्ट इसमें अनुमान आपका प्रमाण होता है अर्थपट्टी। अर्थपट्टी होता है कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट याद रखना, इस वर्ड को याद रखिए, कॉज एंड इफेक्ट होता है अर्थपट्टी। अर्थपट्टी में क्या होता है कि हम किसी चीज के कारण और प्रभाव के बीच में संबंध बना करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, देवदत्त इज फैट, देवदत्त मोटा है, एंड देवदत्त डज नॉट ईट इन ए डे, और देवदत्त दिन में खाना ही नहीं खाता। तो मोटा कैसे हो गया वो? इसका मतलब वो रात में खाना खा रहा होगा ना। इसका मतलब कॉज क्या था? मोटा होना, और सॉरी कॉज क्या था कि खाना खाता है वो, और इफेक्ट क्या हो रहा है उसका कि वो मोटा है। तो अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा मोटा है, हद से ज्यादा मोटा है, इसका मतलब क्या है कि वो पक्का खाना खा रहा होगा दबा के, और दिन में खाना नहीं खा रहा, इसका मतलब रात में खाना खा रहा होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। इफ अ पर्सन इज हेल्दी, एक पर्सन बहुत हेल्दी है, उसकी आंखें, नाक, कान, मुंह सब सही है, दिमाग भी सही से काम कर रहा है, लेकिन वो रात में सोता नहीं है, ही डज नॉट स्लीप इन नाइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि भाई वो पक्का दिन में सो रहा होगा, है ना। तभी तो हेल्दी है ना वो, क्योंकि बिना सोए तो कोई हेल्दी रह नहीं सकता। दिक्कत होगी, आंखों में दिक्कत होगी, है ना, दिल दिमाग में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है अगर वहां पर, तो इसका मतलब है कि वो अर्थपट्टी वाला प्रमाण है। इससे भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अनुपलब्धि का मतलब क्या है? नाम से पता चला, अनुपलब्धि मतलब कोई चीज उपलब्ध नहीं हो पाई। यहाँ पर नेगेटिव वाली बातें होती हैं, कोई चीज नहीं है तो उसके उसको लेकर के भी हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर किसी चीज के ना होने से भी हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे किसी प्लानेट पे, हम किसी प्लानेट पे जाते हैं और वहां पे हमने ये देखा कि इस प्लानेट पे ऑक्सीजन नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि उस प्लानेट पे ह्यूमन जिंदा नहीं रह सकते, नो लाइफ फॉर ह्यूमन, क्योंकि वहां पर क्योंकि उस प्लानेट पे ऑक्सीजन नहीं है। तो किसी चीज के ना होने से भी हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। नॉलेज हमने क्या गेन करी कि उस प्लानेट पे कोई जिंदा नहीं रह सकता। अगर एक घर में बहुत सारे चूहे हैं, एक घर में बहुत सारे चूहे हैं, लॉट ऑफ रैट्स हैं एक घर में, इसका मतलब है उस घर में बिल्ली नहीं है, देयर इज नो कैट इन द हाउस। अगर इससे पता ये अगर मैं आपको सिर्फ सिर्फ इतना बताऊं कि इस घर में बहुत चूहे हैं, तो इससे आप इस नॉलेज तक पहुंच सकते हो, यानी इस बात तक पहुंचा जा सकता है इस घर में बिल्ली नहीं है, कैट नहीं है। अगर कैट होती तो इतने सारे चूहे नहीं होते, है ना। तो किसी चीज के ना होने से भी हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, इसको हम लोग अनुपलब्धि वाला प्रमाण कहते हैं। लास्ट प्रमाण होता है शब्दा, दैट इज वर्बल टेस्टिमनी, मतलब हम लोग बुक्स के थ्रू यानी पढ़ करके, जो शब्द होते हैं इस दुनिया में, जो शब्द लिख करके चले गए ऋषि मुनि, जो सिंबल बना के चले गए, जो वर्ड्स दे के चले गए, उसके थ्रू भी हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे बोले कि इस दुनिया में जुपिटर है, तो ये चीज आपने कहीं पढ़ी, किसी बुक में पढ़ी कि प्लानेट, इस दुनिया में जितने भी प्लानेट सारे जो है सन के चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि चीज सही है, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, पढ़ के भी नॉलेज गेन करी जा सकती है, यस और नो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने प्लैनेट को घूमते हुए नहीं देखा आज तक, इसका मतलब नहीं कि प्लैनेट घूम नहीं रहे हैं, प्लैनेट प्लैनेट तो घूम ही रहे हैं। तो ये नॉलेज कैसे गेन करी जा सकती है? पढ़ के। जो शब्द लिखे हुए हैं, जो हमारे किताबों में लिखे हुए शब्द, जो प्रमाणाज, जो हमारे पास प्रमाण है शब्दों के रूप में, उसके थ्रू भी हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गए जितने भी मैंने प्रमाणाज आपको सिखाए हैं। 6 प्रमाणाज सिखाए मैंने, और ये 6 के 6 प्रमाणाज एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो गाइस, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं काफी स्पीड से पढ़ा गया आपको सारी चीजें। आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि रिवीजन का मतलब ये होता है कि इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ा जाए, और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट उनको पढ़ा जाए, उस तरीके से पढ़ा जाए, स्पीड से पढ़ा जाए। लेकिन अगर आप बेसिक से एडवांस तक पढ़ना चाहते हो, क्योंकि इंडियन लॉजिक में सिर्फ यही नहीं है, इंडियन लॉजिक में बहुत कुछ है, इसके अलावा न्याय फिलोसफी भी पढ़ना होता है आपको, और भी 10 तरह की चीजें इंडियन लॉजिक के अंदर। तो वो सब मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है, और रिवीजन का मतलब है कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक की रिवाइज करें। अगर आप कंप्लीट चीजें पढ़ना चाहते हो मुझसे, मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ज्वाइन करिए।
और यहाँ पर हमने आपको 6 मंथ की कोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए हैं जून 2025 के लिए। तो अगर आपका अभी क्रैक नहीं हो पाता एग्जाम, आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। न्यू ईयर ऑफर में आपको फ्लैट एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो कि 2 दिन के लिए ऑफर है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी, 2 दिन के लिए ऑफर हमने दिया हुआ है। कूपन कोड अप्लाई करना है NEW20। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल होगा मैं बता दूँ। यहाँ पर आपको पेपर 1 अवेलेबल है, कॉमर्स अवेलेबल है, मैनेजमेंट पोल साइंस अवेलेबल है, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट है, कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट है और PDF नोट्स हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे इनरोल किस तरीके से करना है, आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल फोन में फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बिकॉज बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। सो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की, ताकि उनकी भी तैयारी मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाए। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल फोन में, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड अच्छे से हो जाए अपकमिंग डेज में। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।